तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। शुरू करने से पहले अगर आपने लर्न विद आरडीपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें। अगर अभी तक जो मैंने बोला है 10 गलतियां आपको बताई हैं वो आपको अच्छी लगी और उनके बारे में जानना चाहते हैं तो अभी लाइक कर दें। और लाइक करने के साथ साथ आप लिखें नो मोर जीएसटी नोटिस। अपने माइंड में लिखें, चैट में लिखें। मैं चाहता हूं आपके पास कोई नोटिस ना आए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 10 बड़ी गलतियां ना करें। क्या करें कि ये 10 बड़ी गलतियां ना हो, नोटिस ना आए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए सब कुछ जानने वाले हैं आप। तो शुरू करता हूं चैनल और शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन ताकि आपको टेक्स्ट प्लस पिक्चर के द्वारा समझा सकूं। कैसे करेंगे तो जीएसटी नोटिस नहीं आएगा और क्या करेंगे जीएसटी नोटिस आएगा। आई होप कि आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। पहला जो आप मिस्टेक करते हैं वो है लेट या नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न। आपने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया। अब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको जीएसटी पोर्टल टाइम देता है कि आप पहला रिटर्न भरने से या बैंक अपडेट करने से जो भी अर्लियर हो आप अपना नॉन कोर फील्ड अपडेट कर दीजिए। आप भूल गए या आपने ओपन ही नहीं किया या अपना आईडी पासवर्ड ही नहीं बनाया, वट एवर में बी देयर, आपने बैंक अपडेट नहीं किया जिसकी वजह से आप जीएसटीआर 1 नहीं फाइल कर पाए और जीएसटीआर 3 भी नहीं फाइल कर पाए। ये आपसे हुई अनजाने में, इट वॉज नॉट विलिंगफुल, फ्रॉड नहीं था ये। लेकिन बैंक गए, बैंक ने बोला भैया चेकबुक की कॉपी आपकी 15 दिन बाद आएगी, उसमें नेम वगैरह प्रिंट करना है, आपको अटैच करना है बैंक अपडेट करने के लिए। चेक की कॉपी कहां से लाओगे? आप लेट हो गए, आपने नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न की मिस्टेक कर दी या लेट फाइलिंग की मिस्टेक कर दी। तो लेट फाइलिंग में आपकी पेनाल्टी लगेगी, नॉन फाइलिंग में आपकी पेनाल्टी इंटरेस्ट दोनों लगेगा। तो अब इससे कैसे बचें? जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लें, रजिस्ट्रेशन करने के बाद कौन कौन सी कंप्लायंसेस जरूरी हैं इस पर हमने एक वीडियो बनाया है, बहुत अच्छे से समझाया है उसमें। आफ्टर जीएसटी रजिस्ट्रेशन व्हाट कंप्लायंस इज नीडेड। इस वीडियो के अंत में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर के उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपको इस समस्या का हल हो जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद कौन सी 10 कंप्लायंस करनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद पहली नॉन कंप्लायंस आपकी लेट फाइलिंग या नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न की ही होती है ड्यू टू मैनी रीजन। बिजनेस शुरू नहीं हुआ, बैंक अपडेट नहीं हुआ, शॉर्ट पेमेंट कर दिए, चलो अगले महीने में दिखा देंगे, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपका कोई इंटेंशन नहीं है गवर्नमेंट का टैक्स बचाने का या गवर्नमेंट का टैक्स मारने का, फिर भी आपने गलती कर दी। होगा क्या? गवर्नमेंट ये समझेगी कि ये बंदे ने फेक रजिस्ट्रेशन ले लिया है और किसी स्पेसिफिक पर्पस के साथ लिया है ताकि इसको कुछ बेनिफिट मिल जाए जीएसटी से, और वो आपके खिलाफ स्क्रूटनी और नोटिस भेजना शुरू कर देंगे। तो आपको करने का तरीका ना हो, नोटिस ना आए, तो इसके लिए कौन सा तरीका आपको अपनाना है? वो है आप जो है कैसे बचें, रिमाइंडर सेट करें या हम जैसे टैक्स एक्सपर्ट को हायर करें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। पहले इस पॉइंट को हम पिक्चर के द्वारा भी समझाएंगे। जीएसटी फाइलिंग की प्रक्रिया क्या होती है, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, चलिए समझते हैं। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की आवश्यकता, जीएसटी रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता को पहचानना है। कब कब जीएसटी फाइलिंग होता है, अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम चूज किया है तो कब होगा, अगर आपने रेगुलर स्कीम चूज किया है तो क्या होगा, अगर आपने मंथली पेमेंट का और मंथली रिटर्न का ऑप्शन चूज किया है तो क्या होगा। सबसे पहले आपको सबकी ड्यू डेट मालूम होनी चाहिए, उसको आप कैलेंडर पर लिख लीजिए ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो
हमसे संपर्क करिए, हम आपको याद दिलाते रहेंगे। हम आपके जीएसटी रिटर्न भर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है खुद करने का तो खुद करिए, नहीं टाइम है तो आप हमें हायर कर लीजिए, या हमारे जैसे और भी कंसल्टेंट है, जिस जगह है अच्छे कंसल्टेंट है उनको आप हायर करिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करिए, एडवोकेट को हायर करिए, आपकी इच्छा है। बट मिस्टेक ना करिए। समय पर फाइलिंग आपको करना बहुत जरूरी है, नहीं तो नोटिस आना तय है। देर से फाइलिंग करने के बाद आपको प्रॉब्लम आना निश्चित है। पेनाल्टी और ब्याज का सामना करना पड़ेगा देर से अगर फाइल करते हैं तो। इसके लिए आपके पास नोटिस ना आए, आप रिमाइंडर सेट कर लें समय पर फाइल सुनिश्चित करने के लिए, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, अपने कैलेंडर पर, कहीं पर भी रिमाइंडर सेट कर लें और टैक्स कंसल्टेंट को हायर करें। समय पर फाइलिंग के लिए वो आपको मैसेज करते रहेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट देते रहिए, आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। चलिए दूसरे मिस्टेक की तरफ चलते हैं। मिसमैच इन जीएसटी रिटर्न या फेक इनवाइस। दूसरी जो मिस्टेक है वो है मिसमैच इन जीएसटी रिटर्न या फेक इनवाइस। आपकी सारी जीएसटी रिटर्न जैसे जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी एक दूसरे से मैच होनी चाहिए, वरना डिपार्टमेंट को शक हो जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि अगर डिपार्टमेंट को शक हो गया तो फिर क्या होगा। तो जीएसटीआर 1 में आपने मालूम होना चाहिए जीएसटीआर 1 क्या है। जीएसटीआर 1 नथिंग बट योर सेल्फ डिक्लेरेशन। जीएसटीआर 2A क्या है, जीएसटीआर 1A क्या है, जीएसटीआर 3B क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है, मालूम करिए। फिर भी नहीं मालूम है, करना ही नहीं चाहते हो तो टैक्स कंसल्टेंट को हायर कर लीजिए, आपकी हेडेक खत्म हो जाएगी। हमारा उद्देश्य ही वही है कि आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड करना, आपकी हेडेक को अपने ऊपर लेकर के फुल फ्लैश आपका काम करना, एक जरा सी फीस पर। कम से कम ये मान लीजिए एक बर्गर और पिज्जा और वो खाने की कॉस्ट पर आपका काम हो जाएगा, स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, अगर आप जीएसटीआर 1 में 10 लाख सेल्स शो कर रहे हैं और जीएसटीआर 3B में 8 लाख, तो जीएसटी डिपार्टमेंट तो यही समझेगा कि आप 2 लाख की सेल्स छुपा रहे हैं। उसी तरह अगर आप आईटीसी क्लेम करने के लिए फेक इनवाइस, जिसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया है, तो आप उसको देख सकते हो। बचने का क्या तरीका है? फाइलिंग से पहले अपनी सारी रिटर्न्स मैच करें और फेक इनवाइस से दूर रहें। दिस इज द हाउ यू कैन सेव नॉट टू गेट जीएसटी नोटिस। क्या करना है? फाइलिंग से पहले अपनी सारी रिटर्न्स मैच करें, चाहे वो जीएसटीआर 1 to 3B हो, चाहे वो जीएसटीआर 2A to 3B हो, चाहे वो जीएसटीआर 3B to 3, चाहे वो जीएसटीआर 2B to 3B हो। सभी स्टेटमेंट एचएसएन वाइज, जीएसटीआर वाइज, हर चीज मैच होनी चाहिए। रिवर्स चार्ज में है, फॉरवर्ड चार्ज में है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने लालच में आकर के फेक इनवाइस ले लिया है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उस पर आईटीसी तो कतई न लें, और ऐसी फेक इनवाइस लेने की इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से प्रैक्टिस छोड़ दें। क्योंकि डिपार्टमेंट इतने रॉबस्ट हो चुके हैं, 1 मिनट में उनको समझ में आ जाता है आपने फेक इनवाइस लिया है नहीं लिया, तो प्रॉब्लम आना निश्चित हो जाता है आपके पास। चलिए इसको चित्र के द्वारा समझते हैं, जीएसटी इनवाइस और इनवाइसिंग में कैसे आगे बढ़ें। मैच जीएसटी रिटर्न, तो चित्र के द्वारा आप समझने की कोशिश करिए। जीएसटी रिटर्न आपको मैच करना है 1A से 3B को, 2A to B से 3B को। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, आउटपुट टैक्स कितना है, नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी है, आपकी बराबर होनी चाहिए। चलते हैं अगले पॉइंट पर। गलत आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना। अभी सेकेंड पॉइंट में हमने आपको बताया
कि आप गलत फेक इनवाइस लेकर के आईटीसी क्लेम मत करना, यहां पर उसका इफेक्ट आएगा। क्या होगा अगर आप ऐसा करते हो? गलत आईटीसी क्लेम करना मतलब ऐसा कैशबैक मांगना है जो आपने कमाया ही नहीं है। एग्जाम्पल, अगर आप अपनी पर्सनल कार परचेज करते हैं और अपना जीएसटी नंबर दे देते हैं, तो सप्लायर क्या करेगा? आपसे जीएसटी ले लेगा, और जब वो सप्लायर आपका रिटर्न भरेगा तो आपके 2B में और 2A में रिफ्लेक्ट होगा और आप उसका आईटीसी ले लेंगे। आपको मालूम होना चाहिए आईटीसी सिर्फ और सिर्फ या तो बिजनेस कोर्स में या फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज होना चाहिए, आइदर इन कोर्स ऑफ बिजनेस ऑब्लिक फर्दरेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस, इसमें यूज होना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस में उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं या उस बिजनेस के लिए नहीं ला रहे हैं तो आपको आईटीसी नहीं लेना चाहिए। अब कार आपने पर्सनल खरीदी, व्हाइट बोर्ड कार खरीदी, आप कैसे प्रूव करोगे कि दिस इज फॉर द बिजनेस कोर्स या फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? अगर आप बोलोगे नहीं नहीं मैंने तो कार के लिए लिया, मैंने तो कंपनी के नाम पर ही ली, कंपनी के नाम पर वो लेते तो फिर आपको कॉमर्शियल येलो बोर्ड कार मिलती। आपने अपने नाम पर ली है इसलिए आपको पर्सनल कार ली। आप ये बोल सकते हो सर मैं तो प्रोप्राइटर हूं, तो मेरा फर्म का नाम, ट्रेड नेम और लीगल नेम तो अलग अलग है, बट मैं तो एक ही इंसान हूं, एक ही पैन कार्ड से मैंने रजिस्ट्रेशन लिया है, इसलिए पर्सनल में क्या अंतर है? बैंक में तो पर्सनल अकाउंट भी चल जाता है। इसका जवाब यह है, अगर आपके पास नोटिस आया, अगर आपने आईटीसी क्लेम कर लिया और अधिकारी को लगा कि आपने गलत आईटीसी क्लेम किया, उसने नोटिस भेज दिया, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि क्या आप जवाब दे पाओगे कि आप 100% फॉर द कोर्स ऑफ बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए अपनी पर्सनल कार का इस्तेमाल कर रहे हो? क्या आप ये प्रूव कर पाओगे कि आपने अपनी कार में कभी भी अपने बच्चों को, बीवी को बिठा करके पर्सनल सैर पर नहीं गए? क्या ऐसा पॉसिबल है कार घर में होते हुए? इसलिए कार पर आईटीसी क्लेम ना करें तो ही ज्यादा अच्छा है, इसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दो। तो बचने का क्या तरीका है? एलिजिबल और जेन्युइन परचेज पर ही आईटीसी क्लेम करें। उस मटेरियल पर जो आपने परचेज किया है, जो बिजनेस कोर्स के लिए या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता है, उस पर चुकाई गई आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी आईटीसी को क्लेम ना करें। आई होप आपको तीसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलते हैं, इसको समझते हैं कैसे चित्र के द्वारा आप समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको टेक्स्ट के द्वारा भी समझा रहे हैं, चित्र के द्वारा भी समझा रहे हैं कि किसी तरीके से आपको समझ में आ जाए। क्या इतनी मेहनत करके कोई आपको वीडियो बताता है कि आपका नुकसान ना हो? बहुत सारे फ्री वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें आपको ओवरवेल्ड किया जाएगा, ऐसे काम कर लो, वैसे काम कर लो, आप करोड़पति बन गए, आपका ही बचा दिया। लेकिन सही चीज कोई नहीं बताता है। सही चीज अगर आपको जानना है तो आपको लर्न विथ आरडीपी का सहारा लेना ही पड़ेगा। यहां पर आपको ईमानदारी के साथ हर चीज, हर तरीके से समझाई जाती है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन आपको उसकी परवाह नहीं करनी है। आपको पूरा वीडियो देखना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके। बेल आइकॉन पर क्लिक कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आने लगेगा, मेरा जब भी वीडियो आएगा तो आपको नोटिफाई करना होगा। गलत आईटीसी दावा की प्रक्रिया कैसे होती है? एक करदाता गलत आईटीसी दावा शुरू करता है तो अधिकारियों द्वारा उसकी समीक्षा होगी, अयोग्यता की पहचान करी जाएगी, उसके बाद नोटिस जारी किया जाएगा और फिर सुधार की कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको सुधार की कार्रवाई करने के लिए आपको उस नोटिस का जवाब भी देना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट पेनल्टी कुछ लगाई है तो वो भी आपको पेमेंट करना होगा। तो इसके लिए आपको इससे बचना है। बचने के लिए हमने आपको बताया सिर्फ एलिजिबल और जेन्युइन परचेज पर ही आईटीसी का क्लेम करें, इसके अलावा कोई क्लेम ना करें। सिर्फ एलिजिबल और जेन्युइन परचेज पर ही आईटीसी क्लेम करें जिनके सही इनवाइस हों।
अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन जीएसटीआर टू बी एंड आईटीसी क्लेम। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके समझाता हूं। मान लीजिए कि आपने कोई ऑर्डर दिया अपने सप्लायर को। ऑर्डर आपने दिया 25 अप्रैल को कि मुझे 1 करोड़ का सामान आपसे चाहिए। अब वो 1 करोड़ का सामान 15 लॉरी में आना था और डिस्टेंस इतना है कि आने में टाइम लग सकता था। तो क्या 15 लॉरी एक दिन में आ सकती हैं? 25 से 5 दिन के अंदर आ गई तो आ गई। अगर कुछ लॉरी बाद में आई, डिलीवर नहीं हुआ, उसका इनवॉइस आपको नहीं मिला, उसका आईटीसी आप नहीं लेंगे और ना ही वो आपके टू बी में रिफ्लेक्ट होगा। तो आईटी मतलब मुद्दे की बात यह है, जो आपके टू बी में रिफ्लेक्ट हो रहा है सिर्फ वही आईटीसी क्लेम करें। टू बी में वही रिफ्लेक्ट होगा जो आपके सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर किया होगा और जिस पर टैक्स पे कर दिया होगा। अगर उसने टैक्स पे कर दिया है तो यू कैन एडजस्ट दैट टैक्स फ्रॉम योर टैक्स लायबिलिटी। आपका जीएसटीआर टू बी एक प्री अप्रूव्ड आईटीसी स्टेटमेंट जैसा है, जिसमें से ही इनपुट क्लेम करना है आपको, वरना नोटिस मिलेगा। वो इनपुट क्लेम करने के बाद अगर आपकी लायबिलिटी बनती है तो आपको कैश के द्वारा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने 90,000 का आईटीसी क्लेम कर रहे हो पर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल ही नहीं किया, तो ये इनवाइस जीएसटीआर 2 में दिखेगा ही नहीं। और जब जीएसटीआर 2 में दिखेगा ही नहीं तो आप तो बोलोगे कि मेरे पास तो उनका प्रोफार्मा इनवाइस बन के आ गया, फलाना आ गया, ढिमका आ गया, उसके आधार पर मैंने आईटीसी ले लिया। नहीं, आपको आईटीसी लेना है सिर्फ और सिर्फ जीएसटीआर 2 के आधार पर। तो बचने का सबसे तरीका यही है, परचेज को मैच करें और अगर इनवाइस मिसिंग हो तो सप्लायर से कहें कि वो रिटर्न फाइल करे। दूसरी चीज, अगर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 नहीं फाइल किया है तो उससे कहें भाई पहले जीएसटीआर 1 फाइल करो, तभी जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट होगा। सो जीएसटीआर 2 आपको चेक करते रहना है 3B से पहले। 3B भरने से पहले 2B में कितना परचेज दिखाया, आप उतनी परचेज ले रहे हो, ज्यादा ले रहे हो या कम ले रहे हो, वो आपको चेक करना है। उसके बाद ही आपको 3B भरना है। मिसिंग इनवाइस अलर्ट लगाइए, प्री अप्रूव्ड आईटीसी स्टेटमेंट 2B को चेक करिए, मैच इनवाइस को करिए, एक्चुअल आईटीसी क्लेम करिए। जीएसटीआर 2B और आईटीसी क्लेम, इनमें अगर अंतर है तो आपके पास नोटिस आना पक्का है। अगला चलते हैं, नंबर 5, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन विदाउट जस्टिफिकेशन। अगर आपका रेवेन्यू अचानक कई गुना बढ़ जाए तो डिपार्टमेंट बोलेगा ये पैसा कहां से आया है। मतलब आपने कोई फेक सेल्स इनवाइस बनाई और आपका टर्नओवर बढ़ गया। ऐसे टर्नओवर को बढ़ाने के चक्कर में डिपार्टमेंट आपसे नोटिस के द्वारा पूछ सकता है कि ये आपकी टर्नओवर एकदम से कैसे बढ़ गई। डिपार्टमेंट ट्रैक करता रहता है आपका। मान लीजिए कि अप्रैल महीने में आपका 50,000 का टर्नओवर था, मई महीने में 60,000 का था, जून महीने में 65,000 का था, ऑन एन एवरेज 60,000 आ गया। अगर आपका 60,000 से सीधा 1 लाख पर पहुंचता है, उसको भी डाइजेस्ट कर सकता है अधिकारी। लेकिन अगर 60,000 से 60 लाख पहुंच जाता है तो यहां पर क्वेश्चन उठना लाजमी है और आपके पास नोटिस आना लाजमी है। तो फिर उसके लिए क्या करना है? नोटिस का जवाब देना है। नोटिस ना आए इसके लिए क्या करना है, मैं एग्जाम्पल दे करके समझाता हूं और चित्र के द्वारा भी समझाता हूं। अगर आपका मंथली टर्नओवर 10 लाख है पर एकदम से 1 करोड़ हो जाए तो बिना किसी वैलिड परचेज के तो जीएसटी डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेगा ही।
क्योंकि वो आपकी परचेज भी चेक करेगा, और परचेज वो खुद ही बनाता है, आपको ट्यूब भी बना करके देता है खुद डिपार्टमेंट। GSTR1 जो आपके सप्लायर ने सबमिट किया उसके आधार पर ट्यूब भी खुद डिपार्टमेंट में ऑटोमेटिक बनता है, पोर्टल में ऑटोमेटिक बन जाता है। उससे वो आपकी परचेज चेक करेगा कि आपका 10 लाख से सीधा 10 करोड़ टर्नओवर हो गया, क्या आपके पास 10 करोड़ का माल बेचने के लिए मटेरियल था भी, क्या उतना आईटीसी आपके पास आ रहा है। जैसे ही उसको पता चलेगा कि नहीं आ रहा है तो उसको लग जाएगा कि ये गलत है और आपके पास नोटिस आना तय हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बचने का तरीका क्या है, सारे हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड रखें और अनयूजुअल ट्रांजैक्शन का जस्टिफिकेशन रेडी रखें। बिना औचित्य के उच्च मूल्य लेन देन के कारण जीएसटी का नोटिस, जैसे राजस्व में अचानक वृद्धि हो जाए, बिना किसी वैध खरीद के राजस्व में वृद्धि हो जाए, राजस्व में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाए और आप उसके औचित्य को बता ना पाए, असमान लेन देन के लिए आपके पास कोई स्पष्टीकरण ना हो और राजस्व वृद्धि के लिए कोई सहायक दस्तावेज ना हो, तो क्या होगा, आपके ऊपर नोटिस आना तय हो जाएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 6। दोस्तों मैं अब तक 5 गलतियां बता चुका हूं, उन गलतियां को कैसे करते हैं, कैसे हो जाती हैं वो भी बताया है, उनसे कैसे बचना है वो भी बताया है, टेक्स्ट के द्वारा बताया है और चित्रों के माध्यम से भी आपको समझाया है। पॉइंट नंबर 6 पर चलते हैं। इसके पहले एक बार आपको फिर से रिमाइंड करता हूं, अगर आपने हमारा चैनल जिसका नाम है लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपके हित की बात बोल रहा हूं, हम इतनी मेहनत से आपके लिए ला रहे हैं तो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम पूरा करना चाह रहे हैं, कम से कम 10 लाख लोगों को टैक्स की जानकारी देना ताकि उनको फालतू में पेनाल्टी ना देना पड़े। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों को शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, मतलब अपना प्यार बरसाना है हमारे चैनल पर। चलिए, फेक डॉक्यूमेंट के साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मतलब नकली आईडी के साथ पासपोर्ट बनाना, आपको पकड़ जाना निश्चित है। फेक डॉक्यूमेंट के साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मतलब नकली आईडी के साथ पासपोर्ट बनाना, मैं एक तुलना करना हूं तो आपका पकड़ जाना निश्चित है। एग्जाम्पल के लिए बोलूं, आपने फेक एड्रेस दिया है तो जीएसटी डिपार्टमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा और आपका रजिस्ट्रेशन या तो रिजेक्ट हो जाएगा या अगर हो चुका है तो कैंसिल हो सकता है। तो इसमें बचने का क्या उपाय है, हमेशा जेन्युइन और वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करें। चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक फेक आधार कार्ड बनवा रखा है और वो लगा दिया है और पकड़ में आ गया, तो क्या होगा, फेक एड्रेस दे दिया, फर्जी आपने रेंट एग्रीमेंट दे दिया और उस पर बाई मिस्टेक जीएसटी अधिकारी ने आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया, या फोर्स्ड आइडेंटिटी के द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया, तो आप नॉन कंप्लायंस, इग्नोरिंग रेगुलेशंस एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, इन 3 कारणों से ये चीज कर सकते हैं। नतीजा क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इनएडुकेट डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना है। अनक्लियर गाइडलाइंस, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ वेरिफिकेशन, इन सब की वजह से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। चलिए 7वें पॉइंट पर चलते हैं। 7वां पॉइंट है ई वे बिल इशू। ई वे बिल से आप सब लोग वाकिफ होंगे। यहां ई वे बिल की परिभाषा देने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। ई वे बिल आपका मटेरियल भेजने के लिए जरूरी होता है। ई वे बिल गुड्स का ट्रेवल टिकट है, अगर ये नहीं है तो आपका माल पकड़ा जा सकता है।
एग्जाम्पल के लिए 50,000 से ऊपर का गुड्स बिना ई वे बिल के ट्रांसपोर्ट करने पर पेनाल्टी लग सकती है। ये सामान साइज हो सकता है या ई वे बिल फंक्शनलिटी भी ब्लॉक हो सकती है। कुछ स्टेट में ये लिमिट अलग भी हो सकती है, इसलिए अपने स्टेट के रूल्स चेक करें। तो ई वे बिल क्या है? ई वे बिल माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आपकी हेल्प करता है। वो ई वे बिल ऐसा डॉक्यूमेंट है, उसका नाम ही है ई वे बिल। इसमें अगर कोई मिस्टेक आप करते हैं तो आपका प्रॉब्लम होना निश्चित है। चलते हैं चित्र के द्वारा इसे समझते हैं। ई वे बिल कंप्लायंस, पेनाल्टी से बचें। गुड्स साइज होने या पेनाल्टी गुड्स सीज होने या पेनाल्टी लगने से बचें। गुड्स ट्रांसपोर्ट करें, गुड्स ई वे बिल और डॉक्यूमेंट्स के साथ ही ट्रांसपोर्ट करें। स्टेट रूल्स चेक करें, ई वे बिल लिमिट के लिए अपने स्टेट के रूल्स चेक करें। डॉक्यूमेंट साथ में रखें, ट्रांसपोर्ट के दौरान सारे जरूरी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ई वे बिल जनरेट करें, ₹50,000 से ऊपर की गुड्स के लिए ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो ये था 7वां पॉइंट। चलते हैं 8वें पॉइंट पर, मिसमैच बिना एनुअल रिटर्न एंड मंथली रिटर्न। कहने का मतलब मिसमैच बिटवीन एनुअल रिटर्न एंड मंथली रिटर्न। एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 में आप भरते हैं अगर रेगुलर स्कीम में है तो, और मंथली रिटर्न मंथली या क्वार्टरली भरते हैं। मंथली आपका जीएसटीआर 1 भी भरा जाता है, मंथली आपका अगर मंथली रिटर्न की स्कीम में है तो, क्यूआरएमपी की स्कीम में है तो क्वार्टरली भरते हैं। जब भी भरें आपके मंथली रिटर्न है तो पूरे 12 महीने का जो मंथली रिटर्न है आपका, उसका टोटल आपके एनुअल रिटर्न में बराबर होना चाहिए। जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न और आपके मंथली रिटर्न का मैच होना चाहिए, वरना डिपार्टमेंट सोचने लगेगा कुछ तो गड़बड़ है, गुंडगोल है भाई। इन चीजों से बचने के लिए आपको एनुअल रिटर्न में अपने मंथली रिटर्न का टोटल रखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, अगर आपके जीएसटीआर 3B के मुताबिक साल भर का टर्नओवर 1 करोड़ है और आप जीएसटीआर 9 में 90 लाख दिखाते हो, तो मिसिंग 10 लाख के लिए इंक्वायरी हो सकती है। कैसे बच सकते हैं? एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले सारे मंथली रिटर्न का प्रॉपर रिकंसिलेशन जरूर करें। चलते हैं अगले पॉइंट पर, 9 मिस्टेक ऑफ कलेक्टेड जीएसटी, नॉन पेमेंट ऑफ कलेक्टेड जीएसटी। अगली जो आपकी प्रॉब्लम है, मिस्टेक है, वो है नॉन पेमेंट ऑफ कलेक्टेड जीएसटी। अब कलेक्टेड जीएसटी क्या होती है? जिसको आपने माल बेचा उससे आप माल की वैल्यू के साथ साथ जीएसटी कलेक्ट करते हो, उसको कलेक्टेड जीएसटी बोलते हैं। और जिससे आपने माल खरीदा, जिसको आपने जीएसटी पे करी, उसको पेड जीएसटी बोलते हैं, जिसके आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट बना। कस्टमर से जीएसटी लेना पर सरकार को ना देना, मतलब गवर्नमेंट के साथ चीटिंग। क्या आप ऐसा करते हैं? कस्टमर से जीएसटी लेना, कलेक्ट करना और सरकार को जीएसटी ना देना। मतलब सरकार ने आपको इतना टाइम दे रखा है, अगर मान लीजिए आपने 1 तारीख को माल खरीदा और 2 को बेच दिया, तो जिससे आपने टैक्स कलेक्ट किया है वो टैक्स आपके पास कितने दिन रहेगा? पूरा महीना इधर रहेगा। आपको जमा कब करना है? जीएसटीआर 3B से पहले। जीएसटीआर 3B के लास्ट डेट क्या है? 20 तारीख। मतलब 2 तारीख को आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया, जमा कब करना है? अगले महीने की 20 तारीख को। ऑलमोस्ट आपको 49 से 50 दिन का टाइम मिल गया। इतना तो क्रेडिट कार्ड ही देता है, मतलब पर्सनल लोन देकर के माल खरीदवा दिया गवर्नमेंट ने आपको, और उसके बावजूद भी अगर आप चीटिंग करोगे तो पेनल्टी तो लगनी है, नोटिस तो आना है। तो ऐसा ना करें। अगर आप 18% जीएसटी चार्ज कर रहे हो पर वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कर रहे हो, तो बड़ी पेनल्टी
या लीगल एक्शन हो सकता है। बचने का तरीका है, कलेक्टेड जीएसटी को टाइम पे डिपॉजिट करें और अननेसेसरी इंटरेस्ट और पेनाल्टी से बचें। चलते हैं 10वें पॉइंट पर। 10वां पॉइंट बोलता है बिजनेस डीलिंग विद ब्लैक लिस्टेड और नॉन कंप्लाइंट सप्लायर। फिर से रिपीट करता हूं, बिजनेस डीलिंग विद ब्लैक लिस्टेड और नॉन कंप्लाइंट सप्लायर। अब ब्लैक लिस्टेड सप्लायर क्या है, नॉन कंप्लाइंट सप्लायर क्या है? ब्लैक लिस्टेड तो वो सप्लायर है जिसने कंटिन्यू प्रॉब्लम करी, कंटिन्यू ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट का, कंटिन्यू उसने लॉ का अनकंप्लायंस किया, तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। और नॉन कंप्लायंट क्या है, जिससे बाई मिस्टेक कुछ नॉन कंप्लायंट हो गया या एक आध बार हो गया, तो उसको नॉन कंप्लायंट बोलते हैं। अब चाहे वो नॉन कंप्लायंट हो चाहे वो ब्लैक लिस्टेड हो, इन दोनों से खरीदने पर आपको हो सकती है प्रॉब्लम, जीएसटी का आ सकता है नोटिस। तो अगर आपका सप्लायर जीएसटी फ्रॉड में फंसे हुआ है तो आपका आईटीसी भी रिजेक्ट हो सकता है। तो डिपार्टमेंट आपको भी आईटीसी फ्रॉड का नोटिस दे सकता है। बचने का तरीका क्या है? सप्लायर की जीएसटी कंप्लायंस हिस्ट्री चेक करें और सिर्फ ट्रस्टवर्दी सप्लायर से, वेंडर से डीलिंग करें। यहां पर एक चीज और आपको बोल देता हूं, अगर आपको कोटेशन इतना प्यारा सा बना करके दिया, आपने उसकी हिस्ट्री चेक नहीं करी और आपने उसको ऑर्डर दे दिया क्योंकि चीपेस्ट द बेस्ट प्राइस वही दे रहा था और माल आपके पास आ गया, फिर आपको क्या करना है दोस्तों? आपको चेक करते रहना है उस बंदे ने GSTR 1 फाइल किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो उसको इंसिस्ट करते रहना है, जबरदस्ती फाइल करवाना है ताकि आपको उस पर इनकम टैक्स मिल सके, सॉरी जीएसटी का क्लेम मिल सके। तो ये थे 10 मेजर रीजन जिनकी वजह से जीएसटी नोटिस आता है। कैसा लगा? कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन आप अब आगे से ध्यान रखोगे, आपके पास कौन सा नोटिस आया, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कैसे उसका हैंडल किया वो भी लिख सकते हैं। कैसे उसको हैंडल करना चाहिए था वो मैं आपको बताऊंगा उस कमेंट के रिप्लाई में। तो मैंने आपको दोस्तों 10 बड़ी गलतियों के बारे में बताया जिनको करने से आपके पास लाखों का, करोड़ों का नोटिस आ सकता है। तो क्या आप चाहेंगे नोटिस आने के बाद कंसल्टेंट के पास जाएंगे या नोटिस आने का इंतजार करेंगे? मेरा कहना यह है, नोटिस आने का इंतजार ना करें, कंसल्टेंट के पास जाकर के अपनी मिस्टेक बताएं कि मैंने ये मिस्टेक कर रखी है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में, अपने रिश्तेदारों में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कोई डाउट है तो कमेंट करें, उसका रिप्लाई हम देंगे। और अगर रियल में आपको बहुत अच्छा लगा है, जानकारी फ्रूटफुल लगी है, प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, उसका भी हम रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी बहुत अच्छी जानकारी लेकर के। तब तक लर्न, इंप्लीमेंट, देन अर्न, राज डिजिटल पार्क के साथ, RDP के साथ लर्न करते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए, अर्न करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।